हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं हम ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में किए जाने वाले लेखे, किस तरीके से आपको जर्नल में उसकी एंट्रीज करना है, सममूल्य पर निर्गमन किया है तो, प्रीमियम पर किया है तो, बट्टे पर किया है तो, या फिर किसी संपत्ति को खरीदने के बदले में अगर ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया है तो उसका क्या लेखा करना है। किसी व्यवसाय को अगर कंपनी के द्वारा खरीदा गया है तो उसके संबंध में हमें क्या एंट्रीज करना है। जब भी किसी कंपनी के द्वारा किसी पहले से ही चल रहे व्यवसाय को खरीदा जाता है तो सबसे पहले उस बिजनेस को खरीदने की एंट्री होती है और फिर उसके खरीदने के बदले में जो भी ऋण पत्रों का के द्वारा जो भुगतान किया जाता है उसका लेखा उसमें किया जाता है। तो जब संपत्तियों के मूल्य और दायित्वों के मूल्य से क्रय प्रतिफल अधिक हो तो अंतर को ख्याति के रूप में लिखा जाता है। अर्थात संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य से क्रय प्रतिफल की राशि ज़्यादा हो। क्रय प्रतिफल मतलब जो बदले में उसको दिया जा रहा है, परचेज कंसिडरेशन, जो कंपनी के द्वारा भुगतान किया जा रहा है उसकी राशि अगर ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि जो अंतर की राशि है वो शायद कंपनी ने ख्याति के रूप में भुगतान की है। तो उस संबंध में हमें ये एंट्री करना है। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा। ये क्या रहेगा? हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। टू वेंडर में हम परचेज कंसिडरेशन लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि उसने 3,30,000 में एक बिजनेस को खरीदा है जिसकी दायित्व 30,000 के हैं और जो असेट्स हैं वो 3 लाख रुपए की हैं। तो हमने असेट्स में लिख दिया 3 लाख रुपए, यहाँ लिख दिया 3,30,000 जो हमें वेंडर को देना है। लायबिलिटीज़ में लिख दिया हमने 30,000 की लायबिलिटीज़ है। तो इस तरह से क्रेडिट में तो हो गए 3,60,000, बट असेट्स जो है वो कितने की है? ओनली 3 लाख रुपए की है। मतलब जो 60,000 रुपये का कंपनी के द्वारा एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है वो गुडविल माना जाएगा और इस बैलेंसिंग फिगर 60,000 रुपये को यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा। तो जब भी अंतर की राशि क्रेडिट में आती है, क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा होती है तो डेबिट साइड में उसको गुडविल के रूप में लिखा जाता है। उस वक्त आपको ये एंट्री करना है और नरेशन लिख देना है, बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वेंडर परचेज, मतलब वेंडर की जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है उनको खरीदा गया। तो ये एंट्री हमने बनाई जब भी गुडविल की अमाउंट हमें निकालना है, जब भी अंतर की राशि निकालना हो, जब क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा आ रही है तो डेबिट में जो अंतर आता है वो गुडविल में लिखा जाता है। उसी तरीके से जब असेट्स की प्राइस ज़्यादा आ रही है और क्रेडिट में लायबिलिटीज़ और परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कम आ रहा है, मतलब क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, तो उसको कैपिटल रिजर्व में लिखा जाता है। उस वक्त आप देखिए हमें ये एंट्री करना है, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अब डेबिट हो जाएगी टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट कैपिटल रिजर्व। अब ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा। अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि डेबिट की अमाउंट बड़ी आएगी। तो जब भी डेबिट की अमाउंट बड़ी आएगी तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा, मतलब उसको हम क्या शो करेंगे? कैपिटल रिजर्व के अकाउंट। और टू वेंडर अकाउंट नरेशन हो जाएगा, बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी परचेज्ड। वेंडर कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटीज को खरीदा गया। तो अभी हमने दो जनरल एंट्रीज करी। दो जनरल एंट्रीज में एक में क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी थी, डेबिट में डिफरेंस आ रहा था। तो जब डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो हमें उसको गुडविल के नाम से शो करना है कि कंपनी ने गुडविल के रूप में इतना अमाउंट पे किया। और जब डेबिट की अमाउंट बड़ी आ रही है, मतलब क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, तो वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये कब होगा? जब भी कंपनी के द्वारा व्यवसाय को खरीदा जाता है, किसी भी कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज़ को जब खरीदा जाता है तो उस वक्त आपको ये एंट्रीज करना है। अब कभी कभी कंपनी के जो प्रवर्तक होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उनको कंपनी उनकी सेवाओं के बदले में ऋण पत्रों का निर्गमन कर देती है। उनको कुछ भी नगद अमाउंट ना देकर कंपनी अपने ऋण पत्रों को
निर्गमित कर देती है। उस वक्त हमें एंट्री करना है गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। नरेशन में हम ये चीज शो कर देंगे कि प्रमोटर्स को डिबेंचर इशू किए गए उनकी सर्विस के बदले में, जो भी काम उन्होंने कंपनी के लिए किया उसके बदले में उनको कंपनी के डिबेंचर दिए गए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सहायक समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। सहायक प्रतिभूति के रूप में भी इसको कहा जा सकता है कि सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन किस तरीके से किया जाता है। ये देखिए, कई बार कंपनी बैंक से या किसी अन्य पक्षकार से ऋण लेती है। कंपनी क्या करती है, जब बैंक से ऋण लेती है या किसी बाहरी व्यक्ति से, अन्य पक्षकार से जब ऋण लेती है तो ऋण की प्रतिभूति के रूप में मूल प्रतिभूति के अतिरिक्त ऋण पत्र को भी कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब सहायक प्रतिभूति के लिए दे देती है। क्या करती है, वो जब भी ऋण लेती है तो उसको सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रख देती है। इस तरह से हम उसको सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब कंपनी ऋण पत्रों को ऋण के बदले में गिरवी रख देती है तो वो सहायक प्रतिभूति के रूप में कहलाती है। सहायक प्रतिभूति स्वरूप ऋण पत्रों का निर्गमन सामान्यतः तब किया जाता है जब उधार लेने वाले के पास अन्य कोई संपत्ति प्रतिभूति के लिए ना हो, मतलब कोई भी संपत्ति बंधक रखने के लिए उसके पास ना हो, गिरवी रखने के लिए ना हो। बैंक अथवा अन्य पक्षकार जिन्हें यह ऋण पत्र सहायक प्रतिभूति के रूप में दिए गए हैं वो ब्याज के अधिकारी नहीं होते हैं। जिस तरह से ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्र पर ब्याज मिलता है उस तरह से अगर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में ऋण पत्र रखे गए हैं तो जिनके भी पास ये ऋण पत्र रखे गए हैं उन्हें इस पर ब्याज प्राप्त नहीं होता है। वह केवल अपने मूल ऋण पर ही ब्याज के अधिकारी होते हैं। जो लोन उन्होंने कंपनी को दिया है उस लोन पर ही वो ब्याज ले सकते हैं। ब्याज अथवा मूलधन के भुगतान में त्रुटि की दशा में ऋणदाता अपना संपूर्ण ऋण व ब्याज पहले तो मूल प्रतिभूति से वसूल करता है, जो भी उसने प्रतिभूति गिरवी रखी है, जो भी ऋण पत्र उसने गिरवी रखे हैं, अगर वो उसका भुगतान नहीं कर पाती है कंपनी समय पर मूलधन का और ब्याज का, तो उसको ये अधिकार होता है बैंक को कि वो उन ऋण पत्रों को बेचकर अपनी राशि को वसूल कर ले और शेष ऋण के लिए वह कंपनी का ऋण पत्रधारी बन जाता है। यदि कंपनी ऋण तथा ब्याज का भुगतान कर देती है तो कंपनी इनको वापस ले सकती है। मतलब अगर टाइमली कंपनी के द्वारा ऋण की राशि और उसके ऊपर ब्याज की राशि दोनों का भुगतान कर दिया जाता है तो कंपनी को उसके जो ऋण पत्र हैं वो वापस कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से बंधक रखे होते हैं और जब भी इस तरह से ऋण पूरा हो जाता है तो बैंक के द्वारा ये कागज उसको वापस कर दिए जाते हैं। पहली जो विधि है वो ये, प्रथम विधि में इन ऋण पत्रों को द्वितीय प्रतिभूति के रूप में देने की कोई प्रविष्टि नहीं बनाई जाती है, क्योंकि इस विधि में कंपनी यह मानती है कि वास्तव में ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं किया गया है। इन्हें केवल जमानत सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखा गया है, मतलब इनका निर्गमन नहीं किया गया है, इन्हें गिरवी रखा गया है सिक्योरिटी के रूप में। तो इस विधि में केवल ऋण लेने की ही प्रविष्टि बनाई जाती है, ऋण पत्रों को गिरवी रखने की इसमें कोई एंट्री नहीं की जाती है। तो जब पहली विधि हम करते हैं तो उसमें हमको सिर्फ एक एंट्री करना है और वो एंट्री करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। जो भी बैंक से लोन लिया है वो अमाउंट से हमको ये एंट्री कर देना है और नरेशन हो जाएगा फॉर द अमाउंट ऑफ लोन टेकन ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स। इस विधि में चिट्ठे में इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष में बैंक लोन के नीचे नोट के रूप में यह लिख दिया जाता है कि ऋण के लिए कंपनी ने ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में दे रखा है। तो पहली विधि तो ये हो गई जिसमें सिर्फ बैंक लोन की एंट्री करना है, ऋण पत्रों को गिरवी रखने की आपको उसमें कोई एंट्री नहीं करना है। अब जो दूसरी विधि है उस दूसरी विधि में कंपनी ऋण लेने की प्रविष्टि भी करती है और साथ ही साथ ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की भी प्रविष्टि करती है। मतलब लोन लेने की तो एंट्री करना ही है, साथ में प्रतिभूति निर्गमन की भी एंट्री करना है। तो उसके लिए पहली लोन लेने वाली एंट्री वही एज इट इज़ जो हमने फर्स्ट मेथड में की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट।
फॉर द अमाउंट ऑफ लोन टेकन ऑन द कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स। सेकेंड जो एंट्री बनेगी वो ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन करने की बनेगी। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये इसकी एंट्री बन जाएगी। फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो ये जो एंट्री का एक बनी है वो सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों को निर्गमित करने की बनी है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को चिट्ठे में इक्विटीज एंड लायबिलिटी मतलब समता और दायित्व पक्ष में डिबेंचर अकाउंट में से माइनस करके लिखा जाता है। जब कंपनी बैंक को उपरोक्त ऋण वापस कर देती है तो उपरोक्त दोनों प्रविष्टियां विपरीत कर दी जाती हैं, मतलब दोनों अपोजिट एंट्री हो जाती है। अपोजिट मतलब डिबेंचर को डेबिट करके डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है, बैंक लोन को डेबिट कर दिया जाता है और बैंक को क्रेडिट कर दिया जाता है, मतलब उसकी विपरीत प्रविष्टि कर दी जाती है। अब देखिए हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ऋण पत्रों पर ब्याज और इस पर आयकर। कंपनी के द्वारा जो ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं उन ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ऋण पत्रधारी को ब्याज का भुगतान किया जाता है और ये जो ब्याज का भुगतान होता है हर 6 महीने में किया जाता है। 6 महीने में कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट का भुगतान किया जाता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या कंपनी को हानि हो। ऋण पत्रधारी को उसका ब्याज देना ज़रूरी होता है। कंपनी इससे इनकार नहीं कर सकती अगर किसी वर्ष कंपनी को लाभ नहीं हुआ कि वो ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि का भुगतान नहीं करेगी। वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, पार्षद अंतर्नियम में इसके लिए प्रावधान होते हैं। निश्चित प्रतिशत से जब भी कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उनके आगे ब्याज की राशि का उल्लेख कर देती है। 10% डिबेंचर, 6% डिबेंचर, इसका मतलब उस पर दिए गए प्रतिशत से कंपनी के द्वारा इन ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यह ब्याज पूर्व निर्धारित दर से अंकित मूल्य पर दिया जाता है और यह जो दर होती है वो ऋण पत्रों के ऊपर छपी हुई होती है। जैसे यदि ब्याज की दर 10% है तो उसका नाम 10% डिबेंचर हो जाएगा, 12% है तो 12% डिबेंचर हो जाएगा, 6% है, जो भी प्रतिशत आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा उतने ही प्रतिशत डिबेंचर माने जाएंगे। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार कंपनी को इस ब्याज की राशि के भुगतान पर एक निश्चित दर से स्रोत पर कर की कटौती करना अनिवार्य है। मतलब जब भी इन ऋण पत्रों के ऊपर ब्याज ड्यू होता है तब उसको आयकर की राशि का भी भुगतान करना ज़रूरी होता है और आयकर की इस राशि को आयकर विभाग में जमा कराना होता है। यह कर ऋण पत्रधारी की तरफ से दिया हुआ माना जाता है और कंपनी द्वारा ऋण पत्रधारियों को आयकर काटने का एक प्रमाण पत्र भेज दिया जाता है जिसका लाभ ऋण पत्रधारी अपने व्यक्तिगत कर निर्धारण में करते हैं। जब भी वो अपना ITR फाइल करना चाहता है तो उसमें वो इस टैक्स को शो कर सकता है। तो जब भी ऋण पत्रधारियों को उनके ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि का भुगतान किया जाता है तो वो टैक्स काटने के बाद ही किया जाता है, मतलब टैक्स का भुगतान उनको करना होता है। यदि ऋण पत्र कर मुक्त हैं, टैक्स फ्री हैं, तो कर का भुगतान कंपनी के द्वारा किया जाएगा। कंपनी को अपना चिट्ठा बनाते समय उस ब्याज का लेखा भी करना चाहिए जो कि अदत्त है, एक्रूड है, जो एक्रूड हो चुका है बट उसने अभी भुगतान नहीं किया है। तो ब्याज के संबंध में ये जो एंट्री बनेगी, देखिए सबसे पहली एंट्री बनेगी ब्याज देय होने पर। ब्याज देय होने पर एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट और टू इनकम टैक्स पेबल। इनकम टैक्स का अमाउंट भी इसी में आ जाएगा। इनकम टैक्स का रेट जो भी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा 10%, 5%, उसके हिसाब से टैक्स निकाला जाएगा। फॉर इंटरेस्ट ड्यू एंड इनकम टैक्स डिडक्टेड। तो फर्स्ट एंट्री ब्याज की राशि देय होने पर और जो सेकेंड एंट्री बनेगी वो ब्याज का भुगतान करने की बनेगी। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट इनकम टैक्स। ब्याज की रकम में से आयकर काटने के पश्चात बची हुई राशि का ही भुगतान किया जाता है। मतलब जो ब्याज की राशि होती है उसमें से कंपनी के द्वारा टैक्स काट के ऋण पत्रधारी की ओर से
जमा करा दिया जाता है और फिर उसको काटने के बाद जो राशि बचती है उसका ही भुगतान उसे ऋण पत्रधारी को करना होता है। थैंक यू।